स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त उज्जवल कुमार उपकार। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एकीकृत 70वीं संयुक्त मुख्य लिखित परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। और ये जो परीक्षा है ये 25 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। तो हम लोग देखते हैं कि इस परीक्षा का जो है सबसे पहले हम लोग विस्तृत कार्यक्रम देख लेते हैं कि सबसे पहले 25 जो शुक्रवार है इसमें 2 सीटिंग रखा गया एग्ज़ाम का, एक 9:30 से 12:30 और एक 2 से 5। फर्स्ट सीटिंग में आपको सामान्य हिंदी का पेपर देना है। इस पेपर के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस पर मैं एक अलग से एक डिटेल वीडियो लाऊंगा और कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में या 2 वीडियो में आपका पूरा रिवीजन करा दूं, जिससे आप जनरल हिंदी पास कर जाएं। दूसरा जो हमारा सेक्शन है 2 से 5 का दूसरा सीटिंग, उसमें निबंध रखा गया है, यानी कि एस्से राइटिंग। इस राइटिंग में मैं ऑलरेडी 25 टॉपिक आपको पिछली वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके 25 टॉपिक जो एस्से के इम्पॉर्टेंट 25 टॉपिक है उसकी वीडियो देखें। इसके अलावा सेक्शन 3 जो एस्से में आता है बिहार की लोकोक्ति, उसको मैं बना रहा हूँ। लगभग मैंने 100 जो लोकोक्ति है उसको सिलेक्ट किया है और 100 लोकोक्ति का मैं मेनली अर्थ आपको समझा दूंगा, जिससे आप एग्ज़ाम में जब वो लोकोक्ति देखें तो आपको जो है वो हार्ड न लगे। खास करके ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। मैंने देखा है कि इंग्लिश मीडियम वालों के सेक्शन 3 में मार्क्स कम है, तो वो लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, जिससे क्या होगा कि उनकी समझ जो है सेक्शन 3 पर बढ़ेगी। और जब आप 100 लोकोक्ति तैयार करके जाएंगे तो कोई ना कोई एक मैच कर ही जाएगा। और चूंकि ये लोकोक्ति और मुहावरे का जो मेरा सोर्स है वो बहुत ही यूनिक है। मैंने इसको मिथिला की एक बुक से इसको वहाँ से ग्रहण किया है, क्योंकि ज़्यादातर जो इससे पूछे जा रहे हैं लोकोक्ति पूछी जा रही है वो मिथिला क्षेत्र की पूछी जा रही है। तो मैंने कोशिश की है कि मिथिला की जो राइटर्स हैं लोकोक्ति के, उनसे जो है लेके लोकोक्ति और उनसे ही एक वीडियो बनाया जाए। इसके अलावा जो है 26 अगले ही दिन आपको 10 से 1 के बीच में सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र शनिवार को एग्ज़ाम है। फिर संडे को आपको ऑफ दिया गया है और ये काफ़ी अच्छा आप टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद मंडे को GS2 है, तो GS1 और GS2 के बीच में एक दिन का गैप आपको रखा गया है। और इसके बाद जो है 29 से जो है आपको 29 को आपको जो रखा गया है 70वीं का ऑप्शनल पेपर। तो ऑप्शनल पेपर पे भी हम चर्चा करेंगे कि आप ऑप्शनल को कैसे पास करें। जिसका भी मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य था, हिंदी लिटरेचर था, तो कोशिश करेंगे। मुझे अभी पेपर मिल नहीं रहा है, अगर मुझे पेपर मिलता है हिंदी लिटरेचर का तो मैं उस पर भी थोड़ा आपको कोशिश करूँगा कि आप उस पेपर को कैसे सॉल्व करें, उस पर भी बात कर लेंगे। इसके अलावा CDPO का सेकंड सीटिंग में जो है वो जो ऑप्शनल पेपर है उस पर है। और 30 तारीख को वित्तीय प्रशासन सेवा यानी FAO, इसके का जो ऑप्शनल पेपर है ये तो हमारा हो गया परीक्षा का कार्यक्रम। अब हम लोग देखते हैं, जैसे 25 तारीख को एग्ज़ाम है और आज जो डेट हो गया वो 19 फरवरी है, तो आप इसको 20 फरवरी मान लें। तो फरवरी में आपको लगभग 8 दिन मिलेंगे, फैब में 8 दिन है, इसके बाद मार्च में आपको 31 दिन है और अप्रैल में आपको 25 दिन नहीं 24 दिन। तो 24 8 32 यानी लगभग 63 दिन। तो 63 दिन ना मानते हुए इसको मैं मानूंगा 60 दिन, क्योंकि बीच में होली भी है तो उसमें भी आप थोड़ा बिजी रहेंगे। लेकिन मेरा यही विचार रहेगा कि त्यौहार अगर है भी होली तो उसमें भी आप लोग जो है थोड़ा पढ़ाई पे ही कॉन्सेंट्रेट रखें, थोड़ी देर होली खेल ले अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। लेकिन ये करें, आपको जो है अब जो स्टडी रूटीन है, आपको जो अब स्टडी आवर्स है सबसे पहले वो बहुत इंक्रीज़ करने हैं। मिनिमम आपके स्टडी आवर्स इन 60 दिनों में 12 आवर्स होने चाहिए। अगर आप 12 घंटे पढ़ते हैं अगले 60 दिन तो काफ़ी सही रहेगा। वहीं जो जॉब कर रहे हैं और उनके पास अगर ऑप्शन नहीं है तो उनको जो है अपने सोर्सेस को काफ़ी जो है एक तरीके से मिनिमल रखना पड़ेगा। मिनिमल इन द सेंस उनको जो है एक तो PYQs पे फोकस करना चाहिए
और दूसरा करंट अफेयर के सेक्शन को पढ़ना चाहिए। जो मेंस पहली बार दे रहे हैं उनके लिए आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए मेंस आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है। तो सबसे आप लोग इसमें एक टेस्ट सीरीज भी ऐड कर लें, जिसमें आप कम से कम तीनों पेपर के 3 से 4 टेस्ट जरूर दें। यानी 3 से 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 लगभग 10 से 12 टेस्ट आप इसमें लिखें 60 दिन में। यानी हर वीक में आप एक टेस्ट लिखें। टेस्ट लिखने से ये होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन आ जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा। टेस्ट लिखने से ये होगा कि आपको जो है एक तो टाइम का पता चल जाएगा, टाइम जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और दूसरा कि कितना लिखना है और क्या लिखना है, क्या लिखना है। बहुत लोग क्या होता है ना, ऐसे को पहली बार लिखते हैं, ऐसी गलतियां ना करें। जो है वहाँ पे जाके आप पहली बार ऐसे ना लिखें, आप पहले से ही प्रैक्टिस कर लें। तो 60 दिन की जो है डिटेल्ड स्ट्रेटजी मैं लेके आऊँगा, जिसमें शामिल होगा GS1, GS2, एस्से और ऑप्शनल और थोड़ा बहुत हिंदी की तैयारी। ये जो हमारा ओवरऑल ये चीज़ हुआ 60 दिन के लिए। मैं कोशिश करता हूँ कि 1 से 2 दिन में ये बना दूँ, ताकि अगले जो है 60 दिन को आप फॉलो कर सकें। मेरा यही विचार होगा कि जो भी चीज़ें चल रही है उसको आप उससे ध्यान हटाते हुए, जब तक अब चूंकि परीक्षा का कार्यक्रम आ चुका है, तो फिलहाल अगर आपने प्रीलिम्स पास किया है तो आप अपने मेंस पे पूरी तरह कंसंट्रेट हो जाएं। और मेंस में कंसंट्रेशन इस तरीके का नहीं, कंसंट्रेशन का मतलब है आपके स्टडी आवर, मैंने बोला है कि 12 आवर्स प्लस ही होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। 2 महीने ना, अगर 60 दिन अगर आपने उस लेवल की तैयारी कर दी ना, तो आप जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। आपकी जो है ज़िंदगी एक तरीके से काफ़ी परिवर्तित हो जाएगी। अभी जो है आपके सामने कुछ नहीं दिख रहा होगा, बहुत ऐसा लग रहा होगा कि क्या मैं मेंस पास कर सकता हूँ या पास कर सकती हूँ। ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारा जो है स्ट्रेस हो रहा होगा, बहुत सारा डिप्रेशन हो रहा होगा, एंजाइटी हो रही होगी। तो इनसे जो निकलने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है, सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करना है, जिसमें आपको अपने GS1 का सेक्शन जो है बहुत ही मजबूत रखना है, GS2 में भी आपको अच्छा रखना है और निबंध में भी अच्छा रखना है। मेरी जो स्ट्रेटजी थी हमेशा से वो थी कि मुझे GS1 में 180 के आसपास स्कोर करना है, GS2 में मुझे 150 के आसपास स्कोर करना है, और GS3 में मुझे 185 से 190 स्कोर करना है। यही मेरी स्ट्रेटजी हमेशा से रही है। तो अगर आप रिटर्न में ये एवरेज लेकर चलते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा होगा। जबकि GS1 में आप 190 तक भी स्कोर कर सकते हैं, फिर भी 180 एक एवरेज है। GS2 अगर आप अच्छा लिखेंगे तो 150 तक स्कोर कर सकते हैं। कई कमेंट मुझे आए हैं जिसमें कहा गया है कि GS2 में जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, उसमें कैसे शॉर्ट्स आते हैं, तो कुछ शॉर्ट्स भी गेस करने के लिए तो मैं कोशिश करूँगा कम से कम 25-25 शॉर्ट्स तीनों सेक्शन में आपको दे दूँ, जो है आप उसको कर ले। लेकिन ये एक दिन में होने वाला नहीं है। मैं चूँकि खुद ही अभी जो है ट्रेनिंग में बिज़ी हूँ, तो इसलिए मेरे पास टाइम कम रहता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुँचा पाऊँ। तो फिलहाल मैं एक ही बात कहूँगा, आप कोई भी कोचिंग पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी आप इनरोल्ड हैं, आप 60 डेज़ का भरपूर यूटिलाइजेशन करें। सिर्फ कोचिंग पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। मेरे हिसाब से आंख बंद करके भरोसा ना करें। आपके लिए सबसे बड़ा गाइडलाइन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मेरे हिसाब से 39वीं BPSC से लेके 69वीं BPSC तक का हर एक सवाल का कंटेंट तैयार कर ले। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप आंसर लिख ले, लेकिन कंटेंट तैयार कर ले। कोई सवाल रिपीट हुआ है तो एक ही बार कंटेंट तैयार करें, लेकिन 39वीं BPSC से लेके 69वीं BPSC तक का कंटेंट तैयार कर ले टॉपिक वाइज। और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, जैसे पॉलिटी के लिए बहुत लोग बोल रहे थे कि आप अपने नोट्स शेयर कर दीजिए, पॉलिटी के नोट्स मुझे मिल नहीं रहे, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा KBC नैनो की जो पॉलिटी की एक पतली वाली बुक आती है मेंस के लिए, बहुत कम पेज होते हैं उसमें, मुश्किल से 40 से 50 क्वेश्चंस होते हैं। आई थिंक अगर आप उसने उतना भी कर लिया तो काफ़ी सही है, आप उसको उतना कर ले।
हिस्ट्री के लिए ऑलरेडी मैंने नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिए हैं, उसमें आपको सिर्फ कुछ शॉर्ट्स ऐड करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के, और कुछ कुछ टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के ऐड करने हैं जो मैंने टॉपिक डाल दिए थे, ये आपको ऐड कर लेना है। हिस्ट्री हो गया। इसके बाद ज्योग्राफी और इकोनॉमी में अभी मैं चूँकि बुक लिस्ट बता नहीं रहा हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप 9th और 10th इन दोनों क्लास की एनसीईआरटी नहीं, बिहार बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक आती है बीटीबीसी, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप चाहे तो इस बुक को खरीद ले। ज्योग्राफी की बुक बता रहा हूँ, ज्योग्राफी में 9th और 10th मैंने एक पैटर्न देखा है कि 67वीं 68वीं और 69वीं 3 बार मैंने मेंस लिखा और तीनों बार क्वेश्चन 9th और 10th की बुक से पूछे गए हैं। हालांकि इसमें डेटा थोड़ा पुराना है, डेटा आपको अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन जैसे उसमें लिखा हुआ है उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये काफ़ी जो है आपको हेल्प कर सकता है। तो बस आप इतना कर लीजिए। और एक और बुक मैं सजेस्ट करूँगा, वैसे तो मैं बहुत कम सजेस्ट करता हूँ, कि आप जीएस 2 में ही पॉलिटी का तो मैंने बता दिया, ज्योग्राफी और इकोनॉमी में एक तो 9th-10th का बीटीबीसी पढ़ना है, और इकोनॉमिक्स एक 10th क्लास का भी बीटीबीसी का किताब आता है, उसको भी एक बार देख लो। उसमें वैश्वीकरण का चैप्टर हो गया, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ये काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, उसको एक बार देख ले तो आपकी जो भी बेसिक्स में दिक्कत है वहाँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं मैं उसको उसमें टॉपिक वाइज लिस्टिंग कर दूँगा, आप उसको कर लेंगे। और आप सबके लिए जिन्होंने भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास करके वो किया है उनके लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग इस एग्ज़ाम को एक मिशन की तरह ले कि ये मेरा मिशन है और मुझे ये कंप्लीट करना है। अगर आप 60 दिन का यूटिलाइज कर पाएंगे तो अगले जो भी आपकी ज़िंदगी के 30 35 40 साल हैं वो पहले से तो बेटर कटेंगे, मेरे हिसाब से पहले से बेटर हो जाएंगे। भले ही आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, चीज़ें चेंज हो जाती है, लेकिन आपको भी लोगों की लाइफ में चेंज करने का मौका मिलता है। तो आप कहीं ना कहीं जो है लोगों से जुड़ेंगे, तो इसके लिए जो ड्रीम शुरू होता है वो मेंस से ही शुरू होता है। मेंस में आप जितने अच्छे मार्क्स पाएंगे उतने ही अच्छी जो है आपको वहाँ पे मिलेगी। तो बस इस बार आपका सपना एसडीएम और डीवाईएसपी का होना चाहिए, इस पर जो है अपनी नज़र रखें। और भी पोस्ट है, हम पोस्ट प्रेफरेंस पे जब फॉर्म अभी भरा जाएगा तो पोस्ट प्रेफरेंस पे ही बात करेंगे और प्रैक्टिकल बात करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस पे। मेरी पोस्ट प्रेफरेंस से बहुत लोगों को दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन मैंने जो फील्ड में महसूस किया है उस हिसाब से मैं ये पोस्ट प्रेफरेंस आपको समझाऊंगा कि आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को उसी हिसाब से भरें ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो। तो बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा ना करते हुए। आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें, कमेंट करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके पास कोई भी रिसोर्सेस नहीं है। धन्यवाद।